एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने आज आत्मनिर्भर भारत के तहत शिक्षा, शोध और विकास के मुद्दों पर लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर जोर देते हुए कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश को आत्मविश्वासी युवकों की जरूरत है, जो सीधे तौर पर शिक्षा, ज्ञान व कौशल से जुड़ा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी आधार पर विकसित की गई है। इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो है एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर दिया गया है, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। और आत्मविश्वास तभी आता है जब युवक को अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास हो। प्रधानमंत्री ने आगे किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए कहा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े रिसर्च में जो साथी लगे हैं, देश को उनसे बहुत उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने आगे अपने संबोधन में कहा, पहली बार देश के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर उच्च स्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर पर फोकस किया जा रहा है। देश में स्टार्टअप्स के लिए हैकाथॉन्स का नई परंपरा देश में बन चुकी है, जो देश के युवाओं और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी ताकत बन रही है। बीते वर्षों में शिक्षा को रोजगार और एंटरप्रेन्योरियल कैपेबिलिटीज से जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, यह अब बजट उनको विस्तार देता है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में भारत शीर्ष 3 देशों में आ चुका है। भारत में 5 विभिन्न राज्यों में चुनाव के मद्देनजर चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों की पहली सूची भाजपा इस सप्ताह जारी करेगी। भारत के 5 विभिन्न राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव जीतने के लिए कमर कस ली है और जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राजनीतिक हलचल के मध्य अब सारी पार्टियां चुनाव में उतारे जाने वाले अपने उम्मीदवारों के नाम जारी करने के लिए मंथन करना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली सूची इस सप्ताह जारी करेगी। इसको लेकर पश्चिम बंगाल के कोर ग्रुप के साथ बैठक राजनीति तय की जाएगी। गौरतलब है, चुनावी राज्यों में भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैलियों की सर्वाधिक मांग है। इन दोनों नेताओं की रैलियों में भारी मात्रा में लोग उपस्थित होते हैं, जो कि पार्टी के लिए एक अच्छे संकेत है। पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवारों की सूची सबसे पहले जारी की जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव सबसे अहम माने जा रहे हैं। इसीलिए नेतृत्व राज्य को ग्रुप के साथ बैठकर भावी राजनीति बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के अनुसार कोर कमेटी पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेगी। इस चर्चा में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चुनावी रैलियों पर भी चर्चा की जाएगी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से बड़े जिले में 2 और छोटे जिलों में 1 रैली करने का आग्रह किया गया है। प्रधानमंत्री की राज्य में 20 रैलियां, गृह मंत्री की 50 और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की 50 रैलियां हो सकती हैं। इन राज्यों की शुरुआत 7 मार्च से होगी। प्रधानमंत्री रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने फरवरी के महीने में हुगली में चुनावी सभा को संबोधित किया था, जिसमें वह राज्य सरकार पर जमकर हमलावर रुख अपनाए हुए थे। भाजपा की प्रचार कमेटी के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव और पूर्व सांसद अनुपम हाजरा के अनुसार पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की 25 रैलियों की मांग की गई है और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष 35 से ज्यादा रैलियों की मांग की जा रही है। हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने वाले पिता की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ रसूखा के तहत कार्रवाई करने को कहा है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर मंगलवार को सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। आपको बता दें कि हाथरस के सासनी क्षेत्र में बेटी से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ लड़की के पिता ने स्थानीय पुलिस में केस दर्ज कराया था। 1 महीने बाद ही उसे जमानत मिल गई थी। इस मामले में आरोपी पक्ष लगातार दूसरे पक्ष को धमकी दे रहा था। वहीं बीते सोमवार को लड़की के पिता को गोलियों से छन्नी कर दिया गया था।
नौजरपुर निवासी 52 वर्षीय किसान अपने खेतों पर मजदूरों से आलू की खुदाई करा रहे थे। दोपहर में उनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ उनको खाना देने के लिए खेत पर गई थी। इसी दौरान आरोपी गौरव अपने 2 साथियों के साथ सफेद रंग की गाड़ी में आया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों से घायल होकर वह वहीं गिर गए। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। खेत में काम कर रहे मजदूर जान बचाकर इधर उधर छिप गए। सूचना पाकर गांव के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। आनन फानन में परिजन अमरीश को उपचार के लिए हाथरस लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि फायरिंग के दौरान एक हमलावर को भी गोली लग गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य हमलावर उसे अपने साथ गाड़ी में डालकर फरार हो गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सऊदी अरब में फंसे भारतीय नागरिकों के संबंध में कहा, नागरिकों को निकालने के लिए वहां खाली विमान भेजे जा रहे हैं। कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है, जिसके मद्देनजर बाहरी देशों से भारतीय नागरिकों को लाने का काम किया जा रहा है। इस कार्य पर दोबारा जोर दिया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, महामारी का दोबारा बढ़ने का कारण भारत व कई अन्य देशों से आने वाले विमानों पर इस खाड़ी देश की तरफ से पिछले महीने के आखिर में प्रतिबंध लगाए दिए जाने के चलते आया है। एयर बबल समझौते के तहत 27 देशों की यात्रा भारतीय नागरिक कर रहे हैं। इसमें से सऊदी अरब समेत कुछ देशों ने भारतीय नागरिकों को अपने वहां प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि वंदे भारत अभियान विमान सेवाएं लगातार भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सऊदी अरब की उड़ान भर रही हैं। पिछले वर्ष महामारी के कारण बाहरी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने का काम केंद्र सरकार ने वंदे मातरम अभियान के तहत किया था और इन्हीं विमानों के जरिए भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था। भारतीय नागरिकों को लेने के लिए सऊदी अरब के लिए हमारे विमान खाली उड़ान भर रहे हैं और वहां से भारतीय नागरिकों को साथ लेकर लौट रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को लेकर नए दिशा निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया था कि अब इन पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। अब ये भी साफ हो गया है कि नए नियम के अंतर्गत राज्य के अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। आपको बता दें, हाल ही में नए नियमों के अंतर्गत मणिपुर में एक जिलाधिकारी ने एक पत्रकार और एक टॉक शो के प्रोड्यूसर को नोटिस भेजा था। इसके बाद केंद्र की ओर से मणिपुर अधिकारी को एक पत्र जारी कर बताया गया कि उनके पास नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय मणिपुर स्थित इम्फॉल की जिलाधिकारी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए केंद्र के अधिकारों का अतिक्रमण बताया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खेर ने मणिपुर के मुख्य सचिव राजेश कुमार को पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी यानी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत किसी को नोटिस जारी करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। इस नियम के तहत किसी राज्य सरकार, जिलाधिकारी या पुलिस कमिश्नर को कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। वहीं बता दें कि 1 मार्च को भेजे गए पत्र में इम्फाल पश्चिम के जिलाधिकारी नो आराम प्रवीण सिंह और खन्नासी निनासी के प्रकाशक का जिक्र किया गया। बता दें कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हस्तक्षेप किए जाने के बाद खांसी निनासी के प्रकाशक को दिया गया नोटिस तुरंत वापस ले लिया गया। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में OTT पर दिखाई जाने वाली सामग्री के लिए 100 नियम की बात की गई है। हालांकि ये नियम कैसे हो और इसका दायरा क्या हो, इसको भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि ये नियम कैसे हो और इसका दायरा क्या हो, इसको भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी प्लेटफॉर्म भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को आघात पहुंचाने वाले दृश्य और संवाद नहीं दिखाएंगे। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से निरंतर आपत्तिजनक कंटेंट परोसा जा रहा है। ऐसे कंटेंट पर अंकुश लगाने के लिए ही मोदी सरकार ने नए निर्देश जारी कर इन प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने का काम किया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के एक फैसले ने जनता को राहत दी है। वहीं अब अरबों रुपए की मुनाफाखोरी को एक झटके में रोक दिया गया है। कोरोना वैक्सीन की कीमत 150 रुपए और 100 रुपए अस्पतालों के लिए सर्विस चार्ज तय करने के पीछे जब वजहों को जानने का प्रयास किया गया तो पता चला कि सरकार के एक फैसले ने कई तरह के असर दिखाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ही सूत्रों की माने तो सबसे बड़ा असर मुनाफाखोरी को रोकना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है।
मंत्रालय के एक निदेशक ने यहाँ तक कहा कि काफी सोच विचार करके ये फैसला लिया है, जिसका असर अगले 6 से 7 माह बाद दिखाई देगा। कोरोना महामारी के बीच भारत का एक बड़ा मार्केट समझने वाली विदेशी कंपनियों के लिए बेहद कम कीमत में वैक्सीन उपलब्ध करा पाना मुश्किल है। अभी तक उम्मीद थी कि अगले कुछ महीने में और वैक्सीन आने के बाद न सिर्फ कीमत पर असर पड़ेगा बल्कि इनकी उपलब्धता भी अधिक होगी, लेकिन कम कीमत के चलते अब इन कंपनियों के लिए राह आसान नहीं है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि शुरुआती चरण में ही सरकार ने वैक्सीन की कीमत को 150 रुपए किया है। जब यह वैक्सीन सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगी तो इसकी कीमत इससे भी कम होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री के एक फैसले ने अरबों रुपए की मुनाफाखोरी को रोक दिया है। वेल्लोर स्थित CMC के वैज्ञानिक डॉक्टर गगनदीप काम का कहना है कि वर्षों से वैक्सीन को लेकर दुनिया में काम चल रहा है। इसे लेकर फार्मा कंपनियों को होने वाले फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में अमेरिकी कंपनी फाइजर का आवेदन रद्द हुआ था। इसके बाद दुनिया में सबसे सस्ती कीमत भारत में रखी गई। विदेशी कंपनियों के लिए ये संदेश काफी है, जो भारत में वैक्सीन लॉन्च कर करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार करने की योजना बना रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार प्रोफेसर विजो एम जॉन ने बताया कि फाइजर 1431 रुपए, मॉडर्न 2348 रुपए, सिनोफार्म 5650 रुपए की कीमत पर प्रति खुराक रखी है। इनसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत को लेकर तुलना करें तो भारत के पास सबसे सस्ते विकल्प हैं। इन कंपनियों के लिए इतना कम दाम में भारत आकर बिक्री कर पाना आसान नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार सस्ती वैक्सीन का एक बड़ा असर देश के मध्यम और नौकरी पेशा वर्ग पर पड़ा है। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन निःशुल्क मिलेगी, जबकि अन्य के लिए 250 रुपए प्रति डोज है, जो लगभग सभी लोगों के बजट में है। नई दिल्ली स्थित स्वास्थ्य पॉलिसी विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्येंदु जैन ने कहा कि इस फैसले का असर चुनावी राज्यों में दिखाई देने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं प्रोफेसर रिजो का कहना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरुआत से ही दिल्ली और केरल सहित कई राज्य फ्री वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, लेकिन भारत जैसे अधिक आबादी वाले देश के लिए यह आसान नहीं था। हालांकि अब यह मुश्किल भी नहीं रहा, क्योंकि बिहार की तरह कोई भी राज्य 150 रुपए प्रति डोज की कीमत केंद्र को देकर अपनी जनता को निःशुल्क वैक्सीन दे सकता है। वैक्सीन की कीमत तय करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अस्पतालों का मुनाफा भी सीमित कर दिया है। अक्सर तरह तरह की खर्च दिखाकर प्राइवेट अस्पतालों के लाखों रुपए के बिल जग जाहिर है। 45 से 59 वर्ष की आयु के लोगों में बीमारी होने का सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही वैक्सीन मिलेगी। इसके लिए सर्टिफिकेट पर डॉक्टर शुल्क भी ले सकते हैं, लेकिन सरकार ने उससे पहले ही सभी अस्पतालों का अधिकतम 100 रुपए सर्विस चार्ज तय कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर के शुल्क लेने की गुंजाइश खत्म हुई है। श्रीलंका ने मंगलवार को उम्मीद जताई है कि जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इस महीने उससे संबंधित अपना नया जवाबदेही और सुलह प्रस्ताव रखेगा तो भारत उसके साथ खड़ा होगा। इससे कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में निपटे के साथ सशस्त्र संघर्ष के अंतिम चरण के दौरान मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कदमों का आह्वान किया था। सरकारी प्रवक्ता एवं मंत्री केहलिया रामबुकवेला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्रों में देश के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव पर श्रीलंका सरकार को भारत सरकार से समर्थन की उम्मीद है। इस प्रस्ताव में युद्ध अपराधों के लिए देश की आलोचना की गई है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटने की धमकी दी गई है। इसके अलावा मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए कथित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की भी बात की गई है। भारत में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,989 मामले सामने आए हैं। भारत में पिछले कुछ समय से संक्रमण के मामलों में वृद्धि के कारण सरकार की चिंताएं बढ़ गई थी, लेकिन 2-3 दिनों से मामलों में गिरावट देखी जा रही है। अब तक भारत में इस महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,11,39,000 के पार पहुंच गई है। 13,123 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे अस्पताल में अब तक डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 10,08,12,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 98 लोगों की मृत्यु के बाद मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,97,300 के पार चली गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या
17,126 है और 1 मार्च से दूसरे चरण का टीकाकरण प्रारंभ होने के बाद अब तक 1,56,20,739 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। चीन भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि चीन ने एक बार फिर से भारत के एक राज्य में पूरी तरह से बिजली गुल करने की कोशिश की। आपको बता दें, तेलंगाना में टीएस ट्रांसको और टीएस गेनको प्रमुख पावर यूटिलिटी सिस्टम है जिन्हें चीनी हैकर्स ने हैक करने की कोशिश की। यह बात किसी भी देश से छुपी नहीं है कि चीन ऐसी नापाक हरकत पहले भी कर चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल मुंबई में हुई ऐतिहासिक बिजली गुल के पीछे चीन का हाथ था। चीन चाहता था कि सीमा पर जारी तनाव को लेकर भारत बड़ा रवैया न अपनाए, इसलिए उस पर साइबर अटैक हुआ। मुंबई के मेगा बिजली कट के पीछे चीन था। उसके साइबर अटैक की वजह से मुंबई में बिजली गुल हुई थी। अब जांच में सामने आया है कि तेलंगाना में भी चीनी हैकर्स पावर सप्लाई को बाधित करना चाहते थे, साथ ही यहाँ का डाटा भी चुराना चाहते थे। गेनको ने इस खतरे को भांपकर संदिग्ध आईपी एड्रेस को ब्लॉक किया और दूरदर्श जगहों से काम कर रहे अफसरों और पावर ग्रिड के यूजर डाटा को बदल दिया। इसी बीच चौंकाने वाली यह बात भी सामने आई है कि चीन ने साल 2020 के मध्य से अब तक देश के कम से कम 12 संगठनों, प्रारंभिक बिजली केंद्रों और लोड डिस्पैच सेंटर्स के कंप्यूटर्स को अपना निशाना बनाने की कोशिश की है। चीन के हैकर्स इन कंप्यूटर में मालवेयर पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं ताकि बड़े स्तर पर सेवाओं को बाधित किया जा सके। इंटरनेट के इस्तेमाल पर नजर रखने वाली अमेरिकी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर के अध्ययन की माने तो चीनी हैकर्स एनटीपीसी 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और 2 बंदरगाह को भी अपना निशाना बनाना चाह रहे थे। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 के मध्य से ही भारत के बिजली क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए चीनी संगठनों द्वारा एक विशेष सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि हैकिंग की यह गतिविधियां मई 2020 में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष की शुरुआत से पहले ही शुरू हो गई थी। वहीं आपको बता दें, कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन से नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि चीन ने भारत को सीमा विवाद के मुद्दे पर चेतावनी देने के लिए साइबर हमले का सहारा लिया था। वेनबिन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, साइबर सुरक्षा के संरक्षक होने के नाते चीन सभी तरह के साइबर हमलों का विरोध करता है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी। साइबर हमले के मुद्दे पर कयासबाजी और मनगढ़ंत कहानियों की कोई भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि साइबर हमले की उत्पत्ति का लगाना बेहद मुश्किल है। चीनी प्रवक्ता ने कहा, इस तरह से किसी एक पर आरोप लगाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है, जबकि इसे कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। चीन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और गलत इरादों से किए गए क्रियाकलापों का कड़ा विरोध करता है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद गिरफ्तार हुए देश के आपदस्थ राष्ट्रपति विन मिंट पर 2 और आरोप लगा दिए गए हैं। 1 फरवरी को देश में हुए तख्तापलट के बाद से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सेना द्वारा नागरिकों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है, तो वहीं इस स्नाइपरों के इस्तेमाल के बाद सरकार ने सेना को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। काउंटर टेररिज्म लॉ के उल्लंघन और आतंकवादी जैसी हरकत किए जाने के लिए राज्य प्रशासन परिषद ने सेना को आतंकवादी समूह घोषित किया। रविवार को पुलिस और सेना द्वारा की गई कार्रवाई में 18 लोग मारे गए थे और 30 से अधिक घायल हुए थे। यह अब तक की सबसे घातक कार्रवाई रही है, जिसके बाद सेना के क्रूर रवैये को देखते हुए ऐलान किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर आपदस्थ राष्ट्रपति विन मिंट अब 2 नए आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसमें संविधान के उल्लंघन का आरोप भी शामिल है, जिसके तहत उन्हें 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। आपदस्थ राष्ट्रपति विन मिंट को कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार की आपदस्थ नेता आंग सान सू की को सोमवार को पहली बार सार्वजनिक तौर पर उनकी पेशी के समय देखा गया था। आंग सान सू की को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया, जिस दौरान उन पर 2 और आरोप लगा दिए गए। अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। म्यांमार में राजनीतिक हलचल को लेकर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के विदेश मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन आयोजित किया। इसमें म्यांमार भी सदस्य हैं। इस दौरान कई देशों के विदेश मंत्रियों ने आंग सान सू की को रिहा करने और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की।